हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फ़न विद सब्जेक्ट में, जिसमें आप सभी को अपने विषयों से संबंधित स्टडी मटेरियल और कुछ नोट्स उपलब्ध होते रहेंगे। आज अपने चैनल पर मैं ये पहला वीडियो नए वर्ष के शुभ अवसर पर डाल रहा हूँ। आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी का सहयोग और अपनापन हमें मिलता रहेगा और हम आगे आने वाले समय में आपके विषयों के मुश्किल से मुश्किल पहलू को सरल और आसान बनाने का प्रयास करेंगे। आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अगर आपको लगता है कि वीडियो ने आपको कुछ लाभ पहुंचाया है या कुछ आप नया सीख पाए हैं तो मेरा निवेदन है कि इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो के विषय पर आते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के हमारे इस वीडियो में मैं उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखी गई एकांकी सूखी डाली पर कुछ बात कहना चाहूँगा। इसे एकांकी इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक अंक का नाटक है। नाटक हिंदी विधा की 8 कहानियों में से एक विधा है। प्रारंभ में नाटक कई अंकों के हुआ करते थे, लेकिन समाज में समयाभाव के चलते आज संक्षिप्त नाटक लिखे जाते हैं, जिनमें एकांकी एक बहुत ही प्रमुख और चर्चित विधा है। सूखी डाली एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसे दादा मूलराज, जिनकी उम्र इस समय 72 वर्ष के करीब है, अपने पूरे परिवार को एकता के एक सूत्र में पिरो कर रखे हुए हैं। समय के चलते दादा की तीसरी पीढ़ी का युवावस्था और सम्मान आ चुके हैं। कोशिश कि दादा मूलराज द्वारा अभी भी ये प्रयास किया जा रहा है कि उनका परिवार एक अक्षुण्ण और सामंजस्यपूर्ण माहौल में रहते हुए एक छत के नीचे एक मकान में अपना जीवन बिताए। परिवार के किसी भी सदस्य के अलग होने की कल्पना करते ही दादा मूलराज उदास और चिंतित हो जाते हैं। इस कहानी में भी परिवार के सबसे छोटे सदस्य परेश और उनकी पत्नी बेला का परिवार के सदस्यों से सामंजस्य ना बिठा पाने और परिवार में असहज महसूस करने को लेकर के हुई घटना का चित्रण किया गया है। कहानी का सारांश कुछ इस तरह है कि दादा मूलराज, जो 3 बेटों के पिता हैं, बड़े बेटे के शहीद हो जाने के बाद अपने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधकर चलते हैं। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि दादा का सबसे बड़ा बेटा 1914 के युद्ध के समय शहीद हो गया था, जिसके बदले में सरकार ने दादाजी को सम्मान भी दिया था और कुछ ज़मीन भी उपहार स्वरूप या सांत्वना स्वरूप प्रदान की थी। दादाजी ने तब से उत्तरोत्तर प्रगति की, वृद्धि की। वर्तमान समय में सामाजिक
आर्थिक और राजनैतिक स्तर पर दादा मूलराज का एक प्रभावशाली व्यक्तित्व माना जाता है। दादा मूलराज वर्तमान में तीसरी पीढ़ी को अपने परिवार के साथ संजोए हुए हैं। वर्तमान में दादाजी की तीसरी पीढ़ी नाती और नातिन युवावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। सबसे छोटे नाती परेश, जो कि नायब तहसीलदार हैं, की शादी लाहौर के सभ्य, शिक्षित और सुसंस्कृत परिवार में हुई है। पत्नी बेला से परेश और उसकी बहन इंदु की कहा सुनी परिवार के वातावरण को लेकर अक्सर होती रहती है। पत्नी से के असहज महसूस करने पर परेश भी परेशान होता है और परिवार के सदस्यों को समझाने की कोशिश करता है। कहानी का प्रारंभ बेला के द्वारा रजवा, जो कि 3 पीढ़ी से इस परिवार की नौकरानी है, जिसे मिसरानी भी कहा जाता है, उसको काम से निकालने और पुराने फर्नीचर को लेकर के परेश से कहा सुनी होने की बात को लेकर के शुरू होती है। कहानी के प्रारंभ में इंदु, बड़ी बहू बेला के द्वारा रजवा को काम से निकालने की चर्चा होती है, जिसमें बेला ने पूरे परिवार को अजीब बताया है। मंझली बहू बेला और परेश के बीच पुराने फर्नीचर को लेकर हुई नोकझोंक पर हंसती है। यहाँ पर हमें एक दूसरे को उपहास करने, उसका मजाक उड़ाने और दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश या ऐसा प्रयास परिवार के सदस्यों के द्वारा दिखता है, जिसमें मंझली बहू एक हास्यास्पद पात्र के रूप में सामने आती हैं। दादाजी ने जो कपड़े बेला को धुलने को दिए थे, वे भी बेला नहीं धुलती है। यह भी शुरुआत में बेला के द्वारा सामंजस्य न बिठा पाने की स्थिति को प्रकट करता है। करमचंद, जो कि मंझला बेटा है, के द्वारा मलमल के थान और रजाई के अबरे कबर, जो कि वो पूरे परिवार के लिए लाया था, भी बेला पसंद नहीं करती। इस बात के कारण करमचंद भी थोड़े उदास हैं और उन्हें परिवार के सदस्यों के बीच में एक राय बनती नहीं दिखाई देती है। करमचंद और परेश दादाजी से बातचीत करते हैं। दादाजी को समस्या का पता चलना, ये कहानी का तीसरा पार्ट है। करमचंद दादाजी को बेला और परेश के परिवार से अलग होने की संभावना बताता है। दादाजी, जो अपने आप को परिवार को एक बनाए रखने के लिए प्रयासरत पाते हैं, परेश के द्वारा बगीचे वाले मकान को दिए जाने की बात कहने पर उसे दादाजी अपने जीते जी असंभव बताते हैं। दादाजी परेश को बेला की इच्छा अनुसार पर्दे और फर्नीचर दिलाने को कहते हैं। इस पर परेश चुपचाप दादाजी के पास से चला जाता है। अब दादाजी रजवा को बुलाकर सारी बात पूछते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को बेला के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए एक सभा बुलाते हैं। दादाजी सभी को छोटी बहू का सम्मान करने और उसे परिवार में अपनापन देने को कहते हैं। मंझली बहू और इंदु को ज़्यादा सावधान रहने को कहा जाता है। अपनी बात किसी के द्वारा न माने जाने पर दादाजी परिवार से नाता तोड़ने की बात कहते हैं। कहानी के अंतिम भाग में परिवार का व्यवहार बदलता है। बेला असहज होती है और परिवार में फिर से सामंजस्य स्थापित हो जाता है। परिवार के बदले व्यवहार में बेला सहज नहीं महसूस करती है, क्योंकि बेला परिवार के सभी सदस्यों द्वारा उसे सम्मान और अपनापन दिया जाने लगता है। यहाँ पर मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि यहाँ दादाजी का अनुभव था कि
परिवार में अपनापन महसूस कराया जाता है, कोई करता नहीं है। किसी भी नए सदस्य को परिवार में अपनापन दिया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नया सदस्य परिवार के बारे में नहीं जानता है, तो जब तक उसकी समझदारी परिवार के साथ नहीं बढ़ती है, परिवार को चाहिए कि उस व्यक्ति के साथ समझदारी बढ़ाकर उसे सामंजस्य बिठाने का मौका दिया जाए। दादाजी ने इसके पहले के भाग में जो परिवार की बैठक बुला करके सभी को छोटी बहू का सम्मान करने, उसे बराबरी का दर्जा देने, अपनापन देने और उसके साथ सहयोग करने की बात कहते हैं, यह दादाजी का अनुभव था जो परिवार को विघटित होने से बचाता है। परेश से भी बेला जब यह बात करती है तो परेश आदर, सत्कार, सम्मान और सुख के बाद बेला के उदास होने को लेकर के उससे नाराज होता है। अपने पति के द्वारा भी अपनी बात को न समझे जाने के कारण बेला उदास हो जाती है, रोने लगती है। उसी समय उसकी नंद इंदु आकर उसे ससम्मान भाभी जी कहकर बात करती है, तो बेला उससे पूछती है कि आखिर क्यों उसके साथ परिवार के सभी सदस्य इतना सम्मान, इतना अपनापन, इतना बदलाव क्यों दिखा रहे हैं। इस पर इंदु बताती है कि ऐसा करने के लिए सभी को दादाजी के द्वारा कहा गया है। दादाजी के इस प्रयास को सुन करके बेला का मन पूरी तरीके से बदल जाता है और वो परिवार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो जाती है। दादाजी के कहने पर कि सूखी डाली पेड़ से टूटकर अलग हो जाती है या पेड़ से टूटने पर डाली सूख जाती है, बेला बड़ी ही चतुराई से जवाब देती है कि ऐसी भी डाली का क्या काम जो पेड़ पर लगे लगे सड़ जाए। इस तरीके से हम देखते हैं कि डाली और पेड़ का आपस में सामंजस्य है। यहाँ बेला को डाली जैसा और दादा मूलराज को एक पेड़ जैसा दिखाया गया है। बेला इंदु के बताने जाने पर रोने लगती है और जब कारण पूछती है तो दादाजी की बात पता चलने पर उसकी सलाह और चेतावनी को वो महसूस करती है। अंत में बेला भी परिवार के साथ संतुलन और सामंजस्य बिठाने में सफल हो जाती है। इस तरह दादा मूलराज अपने अनुभव से परिवार की एकता और अखंडता बचाए रखने में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, नववर्ष के इस अवसर पर चूँकि मुझे यह वीडियो डालना था, चैनल शुरू करना था, पहले प्रयास होने के कारण हो सकता है इसमें कुछ गलतियां और त्रुटियां हों, आप उसके लिए क्षमा करें। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आगे और बेहतर और रुचिकर और अच्छे वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूं। धन्यवाद।